Welcome to Gate Academy Plus. So today we are going to start a new topic in our module 2 of the transformer, and the name of the topic is losses in transformer. What is it? It is a losses in transformer. Till now we have discussed about all the basic concepts which are required to understand the transformer. We have talked about ideal transformer, working principle, practical transformer, transformer on no load, on load. Then we have discussed about the per unit system, numericals on the per unit system, and in the last lecture we discussed about transformers, a phasor diagram, what are the phasor diagram at a light load condition, unity power factor, lagging power factor, at no load. All these things we have discussed till now. Right now we will discuss about all those parameters which are going to define the performance of the transformer. Means losses is also one of them, because जितने कम losses होंगे आपके ट्रांसफार्मर में उतना बेटर और बहुत efficient आपका ट्रांसफार्मर होगा. जितनी ज़्यादा उसकी efficiency होगी उतना ज़्यादा efficient ट्रांसफार्मर होगा. efficiency ज़्यादा होने के लिए obvious losses का कम होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे वो परफॉर्मेंस पैरामीटर में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होगा डेट विल बी दी वोल्टेज रेगुलेशन. उन सब पैरामीटर्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन आज का जो लेक्चर होगा द एंटायर लेक्चर विल बी डेडिकेटेड टू द लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर. जो ट्रांसफार्मर होता है आपके पास, देखिए मैं ट्रांसफार्मर का आपको पहले डायग्राम, आप सभी को तो जानते हैं बहुत अच्छे से. तो ट्रांसफार्मर का जब मैं डायग्राम ड्रॉ करके दूंगा तो देखिए उसमें जब अपन ट्रांसफार्मर ड्रॉ करते हैं तो दिस इज द ट्रांसफार्मर. ठीक है, दिस इज द ट्रांसफार्मर. You can see it over here. ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. यू कैन सी दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. ये पूरा का पूरा जो है आपके पास कोर है कि जिसमें से आपका फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इस तरीके से ट्रैवल करता है इस कोर में. ठीक है, दिस इज द वाइंडिंग. तो देखिए ये वाली जो कोर होती है, कोर में जो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, दोज लॉसेस आर कॉल्ड एज दी कोर लॉसेस. ये जो कोर होती है आपके आयरन मटेरियल से बनी होती है, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ तो आयरन का हिस्सा होता है, इसके लिए उसको आयरन लॉसेस भी बोला जाता है. जो लॉसेस इसमें होंगे कोर में, मतलब कोर में होने वाले लॉसेस उनको अलग नाम दिया जाएगा, और वो जो कोर होगी वो जिस मटेरियल से बनी होगी उस मटेरियल का नाम उन लॉसेस को दिया जाएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ये वाली जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग जो कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है, उस कोर पे जब मैंने उसको वाउंड किया है तो ये वाली जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उस वाइंडिंग में भी कुछ उसके लॉसेस आएंगे. अभी वाइंडिंग जिस मटेरियल से बनी होगी उसके अकॉर्डिंग उस वाइंडिंग में जो लॉसेस होंगे उनको भी उस तरीके से नाम दिया जाएगा. जैसे कि मैंने बोला कि ये जो कोर होती है आपकी, इट इज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इट विल बी कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक लॉसेस, इट विल बी कॉल्ड एज आयरन लॉसेस, इट विल बी कॉल्ड एज द कोर लॉसेस, बिकॉज दोज आर ऑकरिंग इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. Similarly, if I talk about the winding of the transformer is made up of the copper material. So those losses which will occur in the copper winding, those losses will be called as the copper losses. Actually these losses will be somewhat different at that of the different losses, because copper की winding है तो obvious है उस winding का कुछ तो resistance होने वाला होगा, उस resistance की वजह से उसमें losses आएंगे. तो जो copper की winding है उसका जो resistance है, तो उस resistance की वजह से जो losses होंगे उसको तुम बोलोगे I square R losses. क्या बोलोगे? I square R losses. At the same time आप उसको ऐसा भी कह सकते हो कि जो winding आपकी कॉपर मटेरियल से बनी है तो आप उसके ए भी बोलोगे दीज आर द कॉपर लॉसेस, दीज आर द व्हाट, कॉपर लॉसेस. तो बेसिकली बोला जाए तो मतलब जो मटेरियल है, मटेरियल के नाम से भी उनको लॉसेस का नाम दिया जाने वाला है. और जो मटेरियल है उसमें जो एक्चुअल जिसकी वजह से हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि कॉपर मटेरियल में किसकी वजह से हो रहा है, कॉपर लॉसेस जो आ रहे हैं, दीज लॉसेस आर ऑकरिंग बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वाइंडिंग. समझ में आ रही बात. सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये जो कोर है आपके पास ट्रांसफार्मर, उस कोर में किसकी वजह से वो लॉसेस होने वाले, ये सारी बातें आज अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. देखिए मैंने आपके लिए क्या है ना कि जितने भी लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, जो लॉसेस ऑकर होते हैं, सभी के सभी लॉसेस को मैंने आपके लिए यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है. ठीक है, देखिए मैंने हेडिंग डाला आपके लिए लॉसेस. ठीक है, तो उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं, मैंने बोला कि कोर लॉसेस कहाँ पे ऑकर होंगे आपके पास, जो आपके पास जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होगी उस कोर में जो लॉसेस ऑकर होंगे उनको मैं बोलूंगा कोर लॉसेस. ठीक है, दिस कोर लॉसेस, जैसे कि मैंने बोला कि एज योर कोर इज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बिकॉज ऑफ विच दिस लॉसेस विल आल्सो बी कॉल्ड एज आयरन लॉसेस. Okay, these losses will also be called as a magnetic losses. You should be acquainted with each and every term, because in most of the examination they may use the different terms for indicating the same loss. So at that time you should be able to understand it properly. ठीक है, अब मैं बात करूंगा कॉपर लॉसेस के बारे में. कॉपर लॉसेस कौन से लॉसेस होते हैं, जो कॉपर वाइंडिंग जो होते हैं आपके पास ट्रांसफार्मर के जो लीम है जिसके ऊपर आपने उसको वाउंड किया है,
तो जो कॉपर वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग में भी कुछ लॉसेस होंगे, जैसे मैंने बोला कि कॉपर लॉसेस के नाम से भी जिनको जाना जाता है। और वो जो वाइंडिंग, जो कॉपर वाइंडिंग है उसका जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस होंगे उनको ही कॉपर लॉसेस बोलोगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो जो लॉसेस होंगे उनको तुम बोलोगे क्या, आई स्क्वायर आर लॉसेस, उनको तुम क्या बोलोगे, आई स्क्वायर आर लॉसेस बोलोगे। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद स्ट्रे लोड लॉसेस, स्ट्रे फ्लक्स की वजह से जो स्ट्रे लोड लॉसेस आएंगे उनको तुम स्ट्रे लोड लॉसेस बोलोगे। एंड एट द सेम टाइम द नेक्स्ट लॉस विच इज ऑल्सो अवेलेबल इन द केस ऑफ द ट्रांसफार्मर, इट इज अ डाइलेक्ट्रिक लॉस। ट्रांसफार्मर में जो भी कुछ डाइलेक्ट्रिक, मतलब जहाँ पे भी आप इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करते हो, जो मटेरियल से आपके पास ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग पार्ट्स होंगे, उन सारे के सारे पार्ट्स में जो भी कुछ लॉसेस होने वाले होंगे उनको तुम बोलोगे डाइलेक्ट्रिक लॉस, उनको तुम क्या बोलोगे, डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलने वाले हो। तो ये जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन था आपका कि जो लॉसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन कौन से लॉसेस है, कितने लॉस है, इनका परसेंटेज कितना होता है, ये सब जब मैं उनको बहुत अच्छे लेवल पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में जब डिस्कस करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इनका लेवल मतलब इनका एक्सटेंट कितना होता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल दिस लॉसेस विच इज गोइंग टू अकाउंट इन द एंटायर लॉसेस। 100% लॉसेस में कितना अपना खुद का कंट्रीब्यूशन करेंगे, ये भी मैं डिस्कस करूंगा इसमें। ठीक है, तो मैं बात करूंगा आयरन लॉसेस, मैग्नेटिक लॉसेस के सबसे पहले। तो देखिए ये जो लॉसेस होते हैं आपके पास कोर लॉसेस, दीज लॉसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू लॉसेस। दीज लॉसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, टू लॉसेस। जो आपके पास जो पहला लॉस होता है बेटा, ये होता है आपके पास हिस्टैरिसीस लॉसेस। कौन सा लॉस होता है, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉसेस। और जो दूसरा लॉस होगा आपके पास, दैट विल बी एडी करंट लॉस, दैट विल बी व्हाट, एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। ठीक है, इस तरीके से अब मैं एक्सप्लेन करूंगा हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। अब अपन उसके ऊपर थोड़ा अच्छे से ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं, उनके फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्टैरिसीस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में उसके ऊपर पूछा जाता है। आपके जो अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और जो भी मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हिस्टैरिसीस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, ये सिर्फ मशीन ये टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप मटेरियल साइंस पढ़ोगे उसमें भी आपको उसके ऊपर बहुत कुछ डिस्कशन करने के लिए मिलने वाला है। तो मैं बात करूंगा एक एक लॉसेस के बारे में बहुत अच्छे लेवल पे, और आप उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। उसके ऊपर एक अच्छा नोट, एक मैं चाहूंगा कि आप लोग एक उसके लिए कॉपी बना लीजिएगा, और उसके ऊपर बहुत अच्छे से जितना जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, वो सारी चीजें आप अच्छे से नोट कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा आपकी कॉपी में। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं अभी हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में। किसके बारे में, हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में। हिस्टैरिसीस, स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है। देखिए बात करते हैं अभी हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। किसके बारे में, हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। देखिए जो वर्ड होता है हिस्टैरिसीस, इसका मतलब अगर देखा जाए तो वर्ड हिस्टैरिसीस इटसेल्फ इंडिकेट दैट हिस्टैरिसीस मींस हिस्ट्री। हिस्टैरिसीस मींस व्हाट, हिस्ट्री। हिस्ट्री, ठीक है। ये जो हिस्ट्री होती है, द लॉस विच डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री, इट इज कॉल्ड एज हिस्टैरिसीस लॉस। बट विच हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री, मैग्नेटिक मटेरियल की जो हिस्ट्री होती है उसकी वजह से जो लॉस आएगा, दैट विल बी हिस्टैरिसीस लॉस। देखिए कैसे, आप सिंपल देखना, बहुत सिंपल एग्जांपल के जरिए मैं इसको समझाता हूँ, और बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सपोज मेरे पास क्या एक मैग्नेटिक मटेरियल है, क्या एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये जिसको नॉर्थ और साउथ पोल है इस मटेरियल के, और सपोज मेरे पास यहाँ पे एक आयरन मटेरियल है, यहाँ पे क्या एक आयरन मटेरियल है। ठीक है, दिस इज आयरन मटेरियल, और एक है मेरे पास एक मैग्नेट है, एक है मेरे पास मैग्नेट है। अगर इस आयरन मटेरियल को मैं मैग्नेट के साथ कनेक्ट करूं तो ये मैग्नेट क्या कर जाएगा, या मैं इस आयरन मटेरियल को उसके कांटेक्ट में लाने की कोशिश करूंगा तो ये जो आयरन होगा, दिस आयरन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस मैग्नेटिक मटेरियल, टू दिस मैग्नेट। ये जो आयरन होगा दैट विल बी अट्रैक्टेड टू दिस मैग्नेट। इतना समझ में आ रहा है। अगर ये आयरन इस मैग्नेट की ओर अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो, और इसका अट्रैक्शन अगर मैंने पर्टिकुलर मोमेंट के लिए अगर या पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर मैंने उसको सपोज उसके साथ रहने दिया, आप कंसिडर कर सकते हो कि मेरे पास जो ब्लू मार्कर है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेट, एंड दिस येलो मार्कर इज सॉरी ग्रीन मार्कर इज नथिंग बट व्हाट, इट इज ए आयरन मटेरियल। और मैंने इन दोनों को अगर सपोज एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर दोनों को उसके एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहने दिया, दोनों को अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने दिया, तो उसकी वजह से होगा क्या, ये जो आयरन मटेरियल होगा, दिस आयरन मटेरियल विल गेट मैग्नेटाइज्ड, दिस मटेरियल विल गेट व्हाट, मैग्नेटाइज्ड। अब ये मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, दिस विल गेट मैग्नेटाइज्ड।
अब ये मैग्नेटाइज्ड होने की वजह से क्या होगा ना, उसके अंदर का जो उसका खुद का जो स्ट्रक्चर होगा, वो वाला जो स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर के जो डोमेन्स होंगे, डोमेन्स का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। उसके अंदर के डोमेन्स का जो चक्कर स्ट्रक्चर होगा, दैट स्ट्रक्चर विल गेट व्हाट चेंज्ड। अगर उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उसके अंदर अभी क्या हो जाएगा ना, मैग्नेटिक हिस्ट्री आ जाएगी। सर मैग्नेटिक हिस्ट्री कैसे आ जाएगी, देखना भी कैसे आ जाएगी। सपोज अगर मैं इस आयरन, अभी इस मटेरियल को, ये वाला जो मेरे पास जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अभी मैं हटा लेता हूँ, क्या है ना, हटा लेता हूँ, और ये वाला जो मेरे पास जो आयरन है, अब इस आयरन को अगर सपोज मैं किसी भी एक दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट होने वाले इसके जैसे दूसरा आयरन, या सपोज किसी एक पिन, छोटी सी जो पिन होती है आपके पास, या सपोज की है, चाबी जो आपके पास होती है, उस की के कांटेक्ट में अगर मैं इस आयरन मटेरियल को अगर लेके गया, तो इस मटेरियल को भी मैग्नेटाइज हो गया है, तो आराम से जो भी कुछ की होगी, जो पिन होगी, इसके ओर क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, इसकी ओर क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसे सारे मटेरियल की जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, उस मैग्नेट और अट्रैक्ट होने वाले सारे मटेरियल इस आयरन की तरह, आयरन की ओर भी क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये किसकी वजह से हो रहा है, बस इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इस मटेरियल ने क्या है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इसने क्या है ना, गेन कर लिया। किसने गेन किया, इस आयरन मटेरियल ने गेन किया। क्यों, क्योंकि जब मैं उसको इस आयरन मटेरियल को जब मैं मैग्नेट के साथ जब उसको रखा था, तो इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई थी उस पर्टिकुलर मटेरियल की, तो इस मटेरियल के अंदर वो मैग्नेटिक हिस्ट्री अभी आ गई है। उसको तुम क्या बोलते हो, इसको तुम बोलते हो मैग्नेटिक हिस्ट्री, उसको तुम क्या बोलते हो, मैग्नेटिक हिस्ट्री बोलते हो। एंड दिस हिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक लॉस। अब व्हाट मैग्नेटिक लॉस और कैसा मैग्नेटिक लॉस, इसके बारे में मैं आपको सारी चीजें भी डिस्कस करने वाला हूं। आप देखिए, देख सकते हो अभी कि आप उसको थोड़ा अच्छे से जूम करके उनको बता दीजिएगा, जूम कीजिएगा इसके लिए। देखिए मेरे पास क्या ना, एक रबर है, एक देख सकते हो कि आप रबर है, इस रबर की पोजीशन को आपको देखना है कि आप देख सकते हो कि मेरे पास हाथ में एक रबर है, इसकी ये वाली पोजीशन, और जब मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तब की पोजीशन, उन दोनों पोजीशन के दोनों पोजीशन में आपको देखना है कि कौन सी पोजीशन में उसका स्ट्रक्चर जो आने वाला है, कौन सा चेंज होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है। इसका पोजीशन देख सकते हो कि आप किस तरीके से, जब मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूं, मतलब जब उसको स्ट्रेच कर रहा हूं, जब मैं उसको इलोंगेट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो मटेरियल ये क्या है ना, बहुत अच्छे से मतलब स्ट्रेच हो रहा है। जब मैं उसके ऊपर, मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सटर्नल क्या है ना, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे भी मैं उसके ऊपर का फोर्स अगर छोड़ दूँ, तो उसके देखिए फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई किया जो था, उसको अगर मैं छोड़ दूँ, तो छोड़ने के बाद देखिए उसका पोजीशन कैसे होगा। उसका पोजीशन तो उसके इसके पहले जैसा था वैसे ही होगा उसका पोजीशन। उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हुई तो बस एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हुए थे। जैसे में मैंने उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स को जब मैंने रिमूव कर दिया, तो उसके अंदर के जो डिफॉर्मेशन थे वो ज्यादा टाइम तक टिके नहीं, वो ओरिजिनल पोजीशन में आ गया भाई ये वाला मटेरियल। तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर के जो डिफॉर्मेशन थे वो टेम्पररी थे। जैसे भी आपने फोर्स को रिमूव कर दिया, तो आराम से क्या ना, उसके पूरे के पूरे डिफॉर्मेशन वही पे डिस्ट्रॉय हो गए और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रबर आ गएगा। लेकिन एक मैकेनिकल मटेरियल के लिए पॉसिबल था, एक्सक्यूज में, सेम चीज मैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी पॉसिबल है या नहीं है, अब ये अपन को देखना है। तो देखिए ये सब चीजें देखने के लिए आपको बहुत अच्छे से देखना है कि मैं जो उसको जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप क्या कीजिएगा ना, देखिए अभी मैं उसके लिए सिंपल आपको आइडिया बताता हूं कि सपोज मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, क्या है ना, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, इस तरीके से। और इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैं क्या ना एक सप्लाई देने वाला हूं। अब इस सप्लाई कौन सा होगा भाई, इस मैग्नेटिक मटेरियल को जो मैं सप्लाई दूंगा, दैट विल बी व्हाट, साइनोसॉइडल सप्लाई, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी द साइनोसॉइडल सप्लाई। सो दिस इज द साइनोसॉइडल सप्लाई टू दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल, एंड दिस इज द करंट आई ऑफ टी, दिस इज व्हाट, करंट आई ऑफ टी। अरे मैग्नेटिक मटेरियल है आपके पास एक, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे एक स्विच में लगा देता हूँ चाहे तो, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। स्विच क्लोज होगा तब की कंडीशन, और स्विच ओपन होगा तब की कंडीशन। ठीक है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है इस मैग्नेट का, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये वाला जो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका जो स्ट्रक्चर, जो उसके अंदर के जो डोमेन्स है, बिफोर क्लोजिंग द स्विच एंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, किस तरीके से इसको अपन देखना है अभी, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो मटेरियल है, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक डोमेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नेटिक डोमेन्स बिफोर क्लोजिंग द स्विच, देखिए ऐसे थे, इसके अंदर के डोमेन्स इस टाइप से थे, एकदम रैंडम डायरेक्शन में थे, कभी कहीं कहीं भी थे उसके डायरेक्शन।
इस टाइप से उसके मैग्नेटिक डोमेन्स का स्ट्रक्चर था बिफोर क्लोजिंग द स्विच। जैसे भी मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो देखिए इसके अंदर जो करंट होगा, करंट का वेवफॉर्म इस तरीके से होगा। समझ में आ रही बात? तो जैसे भी मैंने स्विच को क्लोज कर दिया भाई, स्विच को क्या ना मैंने जैसे भी क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने के बाद इसके अंदर के जो मैग्नेटिक डोमेन्स है उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्विच को मैं क्लोज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि मैं इसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस मटेरियल के ऊपर। आप ऐसे कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो भाई। ऐसे कैसे? अरे जब मैं आपको मैग्नेटिक मटेरियल, जब मैं आपको वो रबर के बारे में बता रहा था, जब मैं उसको स्ट्रेच कर रहा था, तो अल्टीमेटली वो भी क्या कह सकता मैं, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। बिल्कुल, मैं उस टाइम पे एक्सटर्नल फोर्स भी बोला था। सिमिलरली जब मैं इस मटेरियल को जब मैं कोई सप्लाई दे रहा हूं, इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली आई एम अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स टू दैट पर्टिकुलर मटेरियल। ऐसा मैं इसको कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ भाई। ठीक है, जब मैं उसके ऊपर ये वाला जो फोर्स है, और मैं कह सकता हूँ कि जब मैं उसको सप्लाई दे रहा हूँ, तो सप्लाई देने के बाद जो उसके अंदर का जो मैग्नेटिक डोमेन्स का जो स्ट्रक्चर होगा, दैट डोमेन्स विल बी रीअरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे विल बी रीओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सप्लाई, दे विल बी रीओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, सप्लाई। और मैं देख रहा हूँ कि जब मैं उसको डायरेक्शन सप्लाई दे दूँ, तो उसके जो अंदर का जो स्ट्रक्चर हो इस तरीके से ओरिएंट हो जाएगा। इस तरीके से क्या ना ओरिएंट हो जाएंगे सारे के सारे जो डोमेन्स है उसके अंदर के, ऑल दिस डोमेन्स विल बी ओरिएंटेड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से सारे के सारे डोमेन्स क्या ना ओरिएंटेड होने वाले हैं। अब ये इस तरीके से होने के बाद सपोज अगर इस करंट को अगर मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं बोलूँ कि सपोज अगर T1 इंस्टेंट है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर सपोज मैं स्विच को क्या कर दिया, अभी मैंने ओपन कर दिया, स्विच को मैंने क्या ना अभी ओपन कर दिया। इस स्विच को ओपन करने के बाद मतलब क्या, फोर्स को मैंने रिमूव करने के बाद उस पर्टिकुलर रबर में क्या था, जो रबर था ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया था, रबर क्या था, ओरिजिनल पोजीशन में आ गया था। लेकिन इस पर्टिकुलर इसमें ये ओरिजिनल पोजीशन में मैग्नेटिक डोमेन्स नहीं आने वाले, मैग्नेटिक डोमेन्स उस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आने वाले। क्यों नहीं आ रहे भाई? अरे इसके लिए नहीं आ रहे क्योंकि उसने ना एक मैग्नेटिक हिस्ट्री को रिस्टोर कर लिया है, क्योंकि भाई इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो मैंने बोला था आपको कुछ समय पहले कि जितने भी मटेरियल्स होंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स से, सारे के सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स का खुद का एक हिस्टैरिसीस होता है, उनमें वो प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी कि दे कैन रिमेंबर द magnetic properties, they can restore the magnetic property which is called as hysteresis. The word hysteresis itself indicate that it is going to restore, it is going to store the history of the, it is going to store the history, and that history is nothing but what, it is going to be the magnetic history. वो क्या होने वाला बेटा आपके पास, वो मैग्नेटिक हिस्ट्री होने वाली। तो सर आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर अभी जो अपन चाहते हैं कि इसके सारे के सारे डोमेन्स उसके ओरिजिनल पोजीशन की तरफ हो जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो भाई उसको क्या करना पड़ेगा, अब ये कौन से एक डायरेक्शन में, तो उसको अपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अभी उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या अभी आपको फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी कैसे करेंगे भाई? तो इसके लिए अपन को उसका मैग्नेटिक हिस्ट्री, जो हर एक मटेरियल का क्या होता है, उसका हर एक मटेरियल का खुद का एक हिस्टैरिसीस लूप होता है। अब देखिए उस लूप के हिसाब से सोचते हैं कि उसमें किस तरीके से होने वाला है, उस लूप के हिसाब से देखते हैं कि उसमें किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, देखिए अभी आपको पता है कि दिस इज गोइंग टू व्हाट, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अपन जो लिखते हैं दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट बी, और जो एक्स एक्सिस पे लिखते हैं अपन वो क्या होता है आपके पास एच, उसको मैं आई भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी भी लिख सकता हूँ, फाइव भी लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू 5 अपॉन ए, सिमिलरली एच इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल। ठीक है, तो देखो हर एक मटेरियल का क्या होता है ना, एक हिस्टैरिसीस लूप होता है, हिस्टैरिसीस कर्व होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं तो जो इस जो मैंने जो मैग्नेट लिया है, या जो मैग्नेटिक मटेरियल लिया है, इस मटेरियल को जब मैं मैग्नेटाइज करूंगा, तो नॉर्मल केस में देखा जाए तो देखिए अपन को पता है कि इसमें इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब उसमें जो फ्लक्स और करंट का जो चेंज होता है इस तरीके से कुछ होता है। ये सब कुछ मैं इसके पहले जो बेसिक कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया था आपको, बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, उसमें मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा बस उसका बेसिक डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि फ्लक्स और करंट क्या साइमल्टेनियसली चेंज होने वाला होगा, फ्लक्स और करंट क्या होगा, साइमल्टेनियसली चेंज होगा, लेकिन ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट तक ही साइमल्टेनियसली चेंज होगा। उसके बाद आपको पता है कि मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद आपको पता है कि उसमें जो चेंज होता है, चेंज क्या हो जाता है, चेंज कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट होता है चेंज? क्योंकि चेंज होता ही नहीं बेसिकली, अगर देखा जाए फ्लक्स का जो चेंज होगा एक कांस्टेंट, मतलब उसी इंस्टेंट पे वो क्या हो जाएगा ना, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा ज्यादा, जितना करंट में चेंज होगा उसके प्रोपोर्शन में। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट तक देखा जाएगा तो फ्लक्स और करंट साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे थे, दैट वाज द लीनियर चेंजिंग बिटवीन द फ्लक्स एंड द करंट। लेकिन इसके इस पर्टिकुलर करंट के बाद एक मैं कह सकता हूँ उसको, दिस इज द मैक्सिमम करंट above which there is not going to be change in the flux। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे सैचुरेशन लेवल पहुंच जाता है। अपन कहाँ तक पहुंच जाते हैं, सैचुरेशन लेवल तक अपन पहुंच जाते हैं। कहाँ तक पहुंच जाते हैं, सैचुरेशन लेवल तक। और ये जो मैक्सिमम करंट था, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द मैक्सिमम करंट। इस मैक्सिमम करंट पे इसका ओरिएंटेशन कैसा था आप देख सकते हो कि इस मैक्सिमम करंट पे मैंने बोला था कि इसका ओरिएंटेशन कैसा था, इस तरीके से था।
कैसा था, इस तरीके से था। अब जब इसके करंट, जब मैं उसको क्या कहना, जब मैं इस करंट को देखिए, आप देख सकते हो कि जब ये वाली जो करंट है, अभी ये वाली करंट अगर कम करना मैं शुरू कर दूं, अब ये वाली करंट जब कम करना शुरू कर दूं, मतलब क्या है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब मैं करंट को अप्लाई करना शुरू कर दूं, तो उस पर्टिकुलर केस में देख सकते हैं कि अपन जब उसकी करंट को कम करके जब उसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो क्या पॉसिबल है, क्या मतलब करंट को जीरो बना के पॉसिबल है क्या कि उसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स है उनको मैं ओरिजिनल पोजीशन पर ला सकता हूं? तो ये अपन को अभी देखना है बाय अप्लाइंग दी करंट, मतलब करंट को जीरो करके पॉसिबल है क्या ये। देखिए अगर मैं उसको करंट को जीरो करूं तो देखिए, आपको मैंने उस टाइम पे भी समझाया था कि इसका जो पाथ होता है कि जिस पाथ से वो मैग्नेटाइज होता है उसी पाथ से क्या है ना डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, उसका डीमैग्नेटाइजेशन थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इस पाथ से तो मैग्नेटाइज हो गया है। अब अगर उसके डीमैग्नेटाइजेशन की अगर बात करूं तो देखिए वो वाला जो पाथ फॉलो करेगा इस तरीके से पाथ फॉलो करेगा। अब आप देख सकते हो कि जब मैं उसको डीमैग्नेटाइज करने के बाद क्या मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जब उसमें जब उसके करंट को जब मैं जीरो करने की कोशिश की तो करंट तो जीरो हो गया, क्या है ना, देखिए आप देख सकते हो कि करंट तो जीरो हो गया, करंट क्या है ना जीरो हो गया, मतलब क्या था ना, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट से अगर देखो तो करंट देखिए मेरा यहाँ पे जीरो हो गया। करंट जीरो होने से भी फ्लक्स जीरो नहीं हुआ, कैसे देख सकते हो आपके, देखें मैंने जब उसको रीट्रेस किया, मतलब क्या ना उसको रिवर्स डायरेक्शन में जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की कोशिश करी, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, उसके पूरे के पूरे जो डोमेन्स थे वो क्या थे, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी मतलब चेंज किए, कुछ डेफिनेटली चेंज किए। आप देख सकते हो तो यहाँ पे अगर मैं उसका डायरेक्शन देखो, मतलब यहाँ पे अगर मैं उसका पोजीशन दिखाऊँ उसके अंदर के डोमेन्स का, उसके अंदर के डोमेन्स चेंज हुए होंगे डेफिनेटली, उनका पोजीशन ऐसा कुछ आया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा डेफिनेटली, उसके पोजीशंस तो चेंज हुए होंगे, कुछ तो अलग अलग उसके पोजीशंस आए होंगे, लेकिन वो पूरे के पूरे मतलब जैसा मुझे चाहिए था वो बिल्कुल एज इट इज वैसा नहीं हुआ है। कहाँ पे, जब मैंने करंट को जीरो कर दिया उस इंस्टेंट पे, मतलब इस पोजीशन पे देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर देखा जाए, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे इसके जो डोमेन्स है उनका पूरे के पूरे डोमेन्स का जो नेचर है वो पूरा का पूरा एज इट इज नहीं हुआ कि जो उसके ओरिजिनल पोजीशन में था तब। तो उसको एज इट इज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसको एज इट इज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एज इट इज करने के लिए मतलब क्या ना पूरे के पूरी जो मतलब जो उसके अंदर का जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा फ्लक्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो, मतलब क्या ना उसके मैग्नेटिक हिस्ट्री को आपको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देना है। उसके मैग्नेटिक हिस्ट्री को आप डिस्ट्रॉय कब करोगे, उसके मैग्नेटिक हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय तब करोगे जब वो ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा तब, जब ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा तब। अब वो ओरिजिनल पोजीशन पे कब पहुंचेगा, आप देख सकते हो कि जब मैं उसका जब उसको मैं जब अभी करंट को तो मैंने जीरो कर दिया, करंट को तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे करंट मैक्सिमम था इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैक्सिमम था, आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या था ना, करंट यहाँ पे तो जीरो था, लेकिन जब मैं करंट को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू कर दूं, जब मैं करंट को अभी यहाँ से जब रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू कर दूं, मैक्सिमम रिवर्स डायरेक्शन में जब मैं उसको बढ़ाना शुरू कर दूं, तो उस पर्टिकुलर केस में देखिए तो उसका नेचर किस तरीके से होने वाला है। जब मैं करंट को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू कर दूं तो रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से आने वाला है, आप देख सकते हो उसको कि किस तरीके से आने वाला है। तो देखिए ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट क्या है ना, करंट निगेटिव मैक्सिमम है, करंट क्या है निगेटिव मैक्सिमम है, आई एम, लेकिन एक ऐसा ना निगेटिव मैक्सिमम है, यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है ना, अभी फ्लक्स तो डायरेक्टली जीरो हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया, इसका मतलब क्या, इस पर्टिकुलर स्टेज पे आप तुम कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर केस में तुम कह सकते हो कि उसने क्या है ना, फ्लक्स अभी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या, उसके मैग्नेटिक हिस्ट्री जो इसके पहले थी पूरी की पूरी क्या होगी ना, डिस्ट्रॉय होगी, पूरी की पूरी मैग्नेटिक हिस्ट्री डिस्ट्रॉय होने की वजह से अब जो उसके अंदर की जो डोमेन्स का स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर के डोमेन का स्ट्रक्चर अब इस तरीके से हो जाएगा, उसके अंदर का डोमेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब कब, जब मैं नेगेटिव मैक्सिमम करंट उसमें अप्लाई कर दी, तो उसमें नेगेटिव मैक्सिमम करंट अप्लाई करने के बाद जो उसका डोमेन का स्ट्रक्चर बना बेटा, वो स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से होगा, जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उस टाइप से होगा। अब मतलब जहाँ पे जो उसके देखिए आप देख सकते हो कि जो उसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स थे वो जिस टाइप से थे, अभी देखिए उसी टाइप से क्या है ना, उसके सारे के सारे ये बन गई है, डोमेन्स उस टाइप से बन गई है, ठीक है। ये सारे के सारे डोमेन जो है वो उसी टाइप से बन गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो जितना भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें अब अवेलेबल थी, मैं कह सकता हूँ क्या, जो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें स्टोर्ड थी, जो उसमें हिस्ट्री के फॉर्म में अवेलेबल थी, उसको तुम बोलते हो क्या, रिटेन, मतलब कि मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि दैट मटेरियल हैज रिटेन्ड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इट हैज रिटेन्ड सम ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वो जो रिटेन्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उनको अगर मुझे जीरो बनाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट को निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा, उसको मैक्सिमम निगेटिव करने के बाद ही उसकी पूरी की पूरी जो मैग्नेटिक हिस्ट्री थी उस पूरी की पूरी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मैं ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब इस पूरी की पूरी हिस्ट्री को चेंज करने के बाद, पूरी की पूरी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैंने करंट को मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम मैंने
मैंने उसको इंक्रीज किया। अब आप देख सकते हो कि भाई उसकी जो मैग्नेटिक हिस्ट्री उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करने के बाद उसका ये वाला जो चीज था उसको तो मैंने जीरो पे ला दिया, लेकिन जब मैं करंट को मैक्सिमम बना दिया था तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं कुछ बोल सकता हूँ ना, क्योंकि जैसे इसको तो मैंने बोला क्या, इट हैज रिटेन सम ऑफ दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, उसको बोला जाता है रिमेनेंस, उसको रिटेंटिविटी भी बोलते हैं लोग, उसके प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टू रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है कि जिसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करना इन सच वे दैट इट विल डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक डोमेन्स, इट विल डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक हिस्ट्री एक्चुअली, सो एज टू मेक द डोमेन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजिशन टू दिस पर्टिकुलर ओरिजिनल पोजिशन, उसको बोलते हैं कोएर्सिविटी, उसको क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, कोएर्सिविटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस ग्राफ को अगर कंप्लीट करोगे तो इसमें कंप्लीट करने के बाद देखिए ये वाला जो होगा ये इस तरीके से आएगा, फिर ये और इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस टाइप से जो होगा दिस विल बी दी, दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, दिस वन इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस वन इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस इन दिस वे, यू कैन सी इट वेरी वेल, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। अब ये वाला जो होगा, ये वाला जो पार्ट होता है बेसिकली, इसको अगर आप थोड़ा अच्छे से समझो तो उसमें एक बात आपको एक बात पता चलेगी कि ये वाला जो होता है ना मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस वाला जो पार्ट होता है ये वाला, अब ये क्या करता है पता है, ये क्या करता है, ये सिर्फ एक साइकिल के लिए नहीं होता है, ऐसे कुछ साइकिल के लिए कंटिन्यू करता है, ये क्या करता है ना, कुछ साइकिल्स के लिए ऐसा कंटिन्यू करता है, और थोड़ा ठीक है आप समझ सकते हो उसको, ज़्यादा मुझे यहाँ पे ड्राइंग नहीं पढ़ानी आपको। ये वाला जो ग्राफ होता है ना एक्चुअली, मतलब ये वाला जो हिस्टैरिसीस लूप होता है ना, कि ये फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल तक किसी भी एक मटेरियल को अगर आप कंटिन्यूसली ऑपरेशन में रखोगे तो उसमें क्या है ना कि जब सेकंड साइकिल होगी आपके सप्लाई की, तो उस पर्टिकुलर सेकंड साइकिल के ये इस तरीके से आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा इस टाइप से, फिर और एक बार ऐसा कुछ आएगा, है थर्ड साइकिल के लिए बढ़ेगा कम होएगा, एक ऐसे 2-3 साइकिल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ना, 2-3 साइकिल ऐसे कंप्लीट करने के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद क्या है ना, ये उसका जो एक पर्टिकुलर मतलब इसमें जो होगा ना एक ही राह को क्या करेगा ना फॉलो करेगा, मतलब एक पैटर्न बन जाएगा, उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। एक्चुअली इस एंटायर प्रोसेस में जो भी कुछ ये वाला जो एरिया होगा बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वाला जो पूरा का पूरा जो एरिया होगा, इसको अगर आप एरिया निकालोगे और जितना टाइम के लिए आप देख रहे हो उसको, उस टाइम से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे जो एरिया जो आएगा इसका, इस एरिया में जो भी कुछ आप लॉस देखोगे तो एंटायर लॉस विल बी व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज हिस्टैरिसीस लॉस, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, हिस्टैरिसीस लॉस। जो लूप बनेगा उस लूप का जो एरिया आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज हिस्टैरिसीस लॉस। क्या उसको क्या बोलोगे आप, हिस्टैरिसीस लॉस बोलोगे। मुझे लगता है कि शायद आपको हिस्टैरिसीस लॉस अभी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है ये तो मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है आपके पास, उसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा, ये बनता है आपके पास PH इज इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाई बाय BM रेज टू X मल्टीप्लाई बाय F मल्टीप्लाई बाय व्हाट V। अब ये क्या है, सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी चीजें आपको सारी जगह पे काम आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जो KH होता है बेसिकली इट इज कॉल्ड एज हिस्टैरिसीस कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, hysteresis KH is called as a hysteresis constant, hysteresis constant। BM is called as maximum flux density, it is called as what, maximum flux density। F is the supply frequency, F is the supply frequency and V is the volume of the core, it is what, it is the volume of the core, ठीक है, इस तरीके से। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है आपने तो समझा दिया, अब इसका ट्रांसफार्मर के साथ आप किस तरीके से रिलेशन बताओगे। बेटा जो भी मैं बताना पूरा का पूरा यहाँ पे जो मैं जिसके ऊपर उसको कलेक्ट, मतलब ये वाली जो कॉइल थी मैंने जिसके ऊपर उसको वाउंड किया था ना, दैट वाज नथिंग बट व्हाट, इस ये जो कॉइल थी, कॉइल के ऊपर मैंने उसको एक वाउंड करके बताया था। कॉइल के लिए जैसे बताना, सिमिलरली सारी की सारी चीज़ें किसके लिए एप्लीकेबल है, ये ट्रांसफार्मर के लिए होते हैं, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस हर एक मटेरियल में होता है जिसमें आप मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं, सारे के सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। अब आपके पास ये जो कोर बनी होती है, आपकी कोर किससे बनी होती है, सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग से। आप इसको क्या मतलब ये वाली जो कोर होती है ना, कोर किसका, सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग ने
सॉरी, ये जो कोर होती है आपकी, ये किससे बनी होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। कोर इज मेड अप ऑफ व्हाट? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इटसेल्फ इट इज व्हाट? मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्ट्री नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। मैग्नेटिक मटेरियल में जो हिस्ट्री आएगी तो पूरी की पूरी जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई, सारी की सारी चीजें किसके लिए एप्लीकेबल होगी? बिल्कुल मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब जो भी मैंने बताया आपको पूरा का पूरा किसके लिए एप्लीकेबल होगा? हर एक मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल, हर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे इसके लिए यूज करते हो आप, क्योंकि जो मटेरियल होता है उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इट विल अलाउ द मैक्सिमम फ्लो, maximum flux to pass through this particular core and it will allow the very low, I can call it as what, leakage flux इसमें बहुत कम होगा in case of the ferromagnetic material because that material magnetizes very easily because it has very high magnetic permeability। समझ में आ रही बात? तो ये वाला जो ये होता है हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है KH मल्टीप्लाई बाय BM⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय F इंटू V। ठीक है, इस तरीके से देखिए, जब मैं आपको प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल और ट्रांसफार्मर समझाया था तो आपने उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखा था E इज इक्वल्स टू 4.44 F इंटू 5 इंटू N पर फेज, इस टाइप से लिखा था। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से अगर फ्लक्स को रिप्लेस कर दूँ, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, अपन क्या लिखते हैं? B इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो अगर मैं उसको लिखूँ तो BM, ठीक है, B मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल्स टू 5, और 5 को मैंने क्या लिखा था? मैक्सिमम लिखा था। अगर आपको याद आ रहा हो तो 5M, तो दिस विल बिकम व्हाट? BM। इस तरीके से याद आ रहा है? मैंने आपको ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल समझाया था तब मैंने सारी चीजें आपको समझाई बेटा। ठीक है, इस तरीके से। तो सिमिलरली जब मैं जब फेजर डायग्राम निकाला था तब भी आपको समझाया था फ्लक्स किस तरीके से लिखते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, फ्लक्स को मैं रिप्लेस कर दूँ किससे? फ्लक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ BM इंटू A। सो दिस विल बिकम BM मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय N, इस तरीके से। दिस N विल बी व्हाट? N पर फेज होगा बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो दिस विल बिकम E डिवाइडेड बाय F इज इक्वल्स टू व्हाट? BM। E डिवाइडेड बाय F डिवाइडेड बाय तो BM। तो BM को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? E डिवाइडेड बाय F। अगर मैं लॉसलेस बोल दूँ तो दिस विल बिकम व्हाट? V डिवाइडेड बाय F। तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? V डिवाइडेड बाय F। तो ये जो मेरा जो PH का जो फॉर्मूला आएगा हिस्टैरिसीस लॉस का, दैट कैन बी मॉडिफाइड इन सच वे के PH इज इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाई बाय V बाय F रेस टू X, V बाय F रेस टू X मल्टीप्लाई बाय F मल्टीप्लाई बाय V। अब X क्या होता है? X इज नथिंग बट व्हाट? X इज नथिंग बट स्ट्रेंजमैन कांस्टेंट। इट इज नथिंग बट स्ट्रेंज, स्पेलिंग एक बार चेंज कर चेक कर लेना, मेन स्ट्रेंजमैन कांस्टेंट। ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट व्हाट? स्ट्रेंजमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था उनके नाम का ये दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट इट इज स्ट्रेनमेंज कांस्टेंट। ठीक है, तो उसका वैल्यू जो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम आपको उसका वैल्यू दिया जाता है, इसे x इज इक्वल्स टू 1.6। ये क्या होता है? उसका वैल्यू होता है बेसिकली देखा जाए तो। क्या होता है? उसका वैल्यू होता है, ये हिस्टैरिसीस कांस्टेंट होता है और ये क्या होता है? स्ट्रेनमेंज कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है उसका पूरा का पूरा डिस्कशन मैं चाहता हूँ और आई एक्सपेक्ट कि आई होप कि आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में होगा। अब अपन बात करेंगे एडी करंट लॉस के बारे में। ठीक है, देखिए अब अपन बात करते हैं एडी करंट लॉस के बारे में। किसके बारे में? एडी करंट लॉस के बारे में। इसको भी अपन एक सिंपल, एक नॉर्मल सेटअप या कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको समझते हैं। आप देख सकते हो कि मेरे पास देखिए एक छोटा सा रॉड है या मटेरियल है, सपोज मैग्नेटिक मटेरियल है। इस मटेरियल के ऊपर मैंने वाइंडिंग को वाउंड किया है। इस मटेरियल के ऊपर मैंने क्या है ना, वाइंडिंग को वाउंड किया है। ठीक है, वाइंडिंग को क्या ना मैंने वाउंड किया है इस तरीके से। इस तरीके से मैंने उसको वाउंड किया। तो ऑब्वियस है कि जब मैं एक साइनोसॉइडल सप्लाई किसी एक वाइंडिंग को दूंगा तो उस वाइंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा भाई? करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा? फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि सप्लाई मेरा कैसा है? साइनोसॉइडल है। ये वोल्टेज कैसा है मेरा? साइनोसॉइडल है, Vm sin ओमेगा t। दिस इज अ साइनोसॉइडल सप्लाई। यहाँ से जो करंट आएगी, करंट I विल बी व्हाट? दिस करंट I विल बी, इट इज ऑल्सो द साइनोसॉइडल करंट। सो यहाँ से जो करंट आएगी Im sin ओमेगा t, इट इज ऑल्सो साइनोसॉइडल करंट। इस करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा आपके पास, दैट फ्लक्स विल ऑल्सो बी व्हाट? इट इज ऑल्सो बी साइनोसॉइडल फ्लक्स। दैट फ्लक्स इज ऑल्सो व्हाट? इट इज ऑल्सो नथिंग बट दी साइनोसॉइडल फ्लक्स आने वाला है। और ये जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का पाथ किस तरीके से होगा देख सकते हो कि आप, इस तरीके से इसके फ्लक्स का पाथ आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये फ्लक्स कैसे आपके पास? साइनोसॉइडल मतलब क्या? चेंजिंग फ्लक्स है आपके पास बेसिकली देखा जाए तो। दिस द नेचर ऑफ द फ्लक्स इज नथिंग बट व्हाट? द नेचर ऑफ द फ्लक्स इज चेंजिंग फ्लक्स मेरे पास आने वाला है। ये फ्लक्स क्या होने वाला है आपके पास? कंटिन्यूसली चेंज होने वाला है। दैट चेंजिंग फ्लक्स इज कॉल्ड एज
दिस चेंजिंग फ्लक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, डी फाई बाई डी टी मैं कह सकता हूँ उसको। इसको क्या कह सकता हूँ मैं, डी फाई बाई डी टी कह सकता हूँ मैं इसको। अब ये फ्लक्स जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसके चेंजिंग की वजह से, उसके वेरिएशन की वजह से ये वाला जो मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर का सिमेट्री क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। इस मटेरियल का अंदर का सिमेट्री क्या हो रहा है ना, डिस्टर्ब हो रहा है। अब इस मटेरियल के अंदर का सिमेट्री अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे एक बात बोलो, नेचर का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं कि जिसको डिस्टर्ब सिचुएशन में, डिस्टर्ब प्लाइट में रहना पसंद है। सारे के सारे जो मटेरियल्स है उनको चाहते हैं कि सिमेट्री में रहना पसंद करें। लेकिन अगर आप उसमें एक्सटर्नल सप्लाई देखें और कह सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप उस मटेरियल के अंदर की सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो मटेरियल खुद चाहेगा कि उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो मटेरियल खुद आजू बाजू के जितने भी पॉसिबल रिसोर्सेस होंगे उन सभी को पूछने की कोशिश करेगा और बोलेगा कि यार मेरे अंदर जितने भी सिमेट्री डिस्टर्ब हो रही है उस सिमेट्री को डिस्टर्ब होना मैं नहीं चाहता हूँ, तो आप चाहो तो मतलब इस जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है ना उसको डिस्टर्ब करने से रोके, वो सभी को पूछ के देखेगा, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। क्योंकि मुझे एक बात बोलिए ना कि ये वाला जो मटेरियल है उसमें जो आ रहा है, जो उसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्लक्स। फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है, करंट की वजह से आ रहा है। करंट किसकी वजह से आ रहा है, वोल्टेज की वजह से आ रहा है। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके साथ मटेरियल बात करके बोलेगा कि भाई उसको रोक दे, वो ऐसा मत करने के लिए उसको बोल, कोई नहीं करेगा उसमें ऐसा बेसिकली। तो वो अगर देखिए मुझे एक बात बोलिए, अगर फ्लक्स को कम करना तो किसको कम करना चाहिए, करंट को कम करना चाहिए। करंट को कैसे कम किया जा सकता है, सर रेजिस्टेंस बढ़ा दो। भाई रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या है ना, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। मुझे एक बात बोलिए, आपको मटेरियल चेंज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं चेंज, मतलब जो वाइंडिंग यूज करें उसको चेंज नहीं करना है। आप उस वाइंडिंग का लेंथ नहीं चेंज कर सकते हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनको चेंज करना मतलब डायरेक्टली जो मटेरियल यूज किया उसको फिजिकली डायरेक्टली चेंज करना है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है अपन को चेंज करना, मतलब फिजिकल पैरामीटर चेंज करना किसी मटेरियल के हो, मटेरियल के इतना आसान नहीं है। अगर उनको फिजिकली चेंज नहीं किया जा सकता है तो उसमें डायरेक्टली ऐसा क्या पॉसिबल है सो दैट उस मटेरियल के अंदर का करंट चेंज हो जाए। मटेरियल के अंदर का मतलब जो उसके ऊपर जो कॉइल आपने वाउंड करी उस कॉइल का मैग्नीट्यूड, कॉइल में से जो करंट जा रही है उस करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाना, कम हो जाए। उस करंट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल। अगर मैं छोटा सा डीसी सर्किट ले लूँ, उस सर्किट से अगर आपको समझाने की बात करूँ कि सपोज मेरे पास 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और मैं बोलूँ कि सपोज अगर मेरे पास ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, क्या है ना 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, तो इसमें आने वाली करंट कितनी, 1 एम्पियर है। क्या है करंट, 1 एम्पियर। अगर करंट को कम करना है तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर इस वोल्टेज को कम कर दो, नहीं तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दो। भाई ये तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं, दोनों को चेंज नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो एज इट इज रहेगा जितना आपने कनेक्ट किया होगा, और जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉइल का रेजिस्टेंस चेंज करना मतलब ऑब्वियसली उस मटेरियल को ही चेंज करना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें पॉसिबल अगर सपोज मैं इसको अगर चेंज करना है तो सपोज अगर मैं यहाँ पे 6 वोल्ट लगा दूँ, ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ सिर्फ, तो इसमें जो करंट आएगा, अभी करंट कितना आएगा, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10, तो ये करंट कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 0.4 एम्पियर। पहले 1 एम्पियर था, अब कितना बन गया है, अब जो करंट आ रही है उसमें वो आ रही है 0.4 एम्पियर। मतलब ऑब्वियस करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करंट बहुत ही ज़्यादा कम होगी। करंट कम होने की वजह से क्या कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा। कौन कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा। फ्लक्स अगर कम होगा तो उसमें जो डी फाई बाई डी टी होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डी फाई बाई डी टी के कम होने की वजह से उसको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे सिमेट्री को डिस्टर्ब करने वाले, सारे के सारे प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम्स कम कब होंगे, वो तब कम होंगे जब उसके अंदर वोल्टेज कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। ये 6 वोल्ट ही क्यों आएगा, अरे भाई मैंने बस रैंडमली कंसिडर कर लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि 6 वोल्ट ही आएगा ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर अपन को करंट को कम करना है तो उसके अंदर में क्या आना चाहिए, वोल्टेज आना चाहिए। वोल्टेज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वोल्टेज आना चाहिए। देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूँ तो देखिए ये वाला जो वोल्टेज है उसका पोलैरिटी इस वोल्टेज, जो उसका सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज की कौन सी पोलैरिटी में आ रहा है, मतलब उसके डायरेक्शन देखना है अपन को। देखिए अगर मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूँ तो 10 माइनस 10 आए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 10 है इसका साइन कैसा पॉजिटिव है और जो 6 है उसका साइन कैसा नेगेटिव। इसका मतलब क्या, जो वोल्टेज सोर्स वहां पे आने वाला है उसका साइन कैसा होने वाला है, उसका साइन होने वाला है अपोजिट डायरेक्शन में। उसका साइन कैसे होने वाला है, अपोजिट होने वाला है। इसका मतलब क्या, जो सोर्स का पोलैरिटी होगा उसके अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज अगर उस सर्किट में आता है तो उस पर्टिकुलर केस में पॉसिबल है कि उसमें करंट कम हो जाए। करंट कम होने के बाद उसमें वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो तो उसमें डी फाई बाई डी टी कम हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी कम हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कम चेंज कम हो जाएगा। चेंज कम होने की वजह से उसके जो सिमेट्री का डिस्टर्बेंस होना कम हो जाएगा। सिमेट्री का डिस्टर्बेंस होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा भाई, यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है आपके पास, ये जो फ्लक्स का पाथ है आपके पास, ये फ्लक्स का पाथ कैसा ऊपर है, इसका भी पाथ कैसा ऊपर है। इसका मतलब क्या, इन ऊपर के जो फ्लक्स है अगर उनको अपन को कम करना है तो अपन को क्या है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स को क्या होना पड़ेगा, प्रोड्यूस होना पड़ेगा, और उस फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, जो उसके ऊपर वाला जो फ्लक्स है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये वाली जो कॉइल होगी, ये वाली जो वाइंडिंग होगी, और मैं कह सकता हूँ ये जो मटेरियल है, मटेरियल क्या करेगा, खुद इस मटेरियल के अंदर में क्या हो जाएगा ना, फ्लक्स क्या करेगा, फ्लक्स अभी
एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, फ्लक्स क्या करेगा, एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, और वो ईएमएफ का पोलैरिटी इस तरीके से रहेगा कि जो सोर्स होगा, सोर्स की ईएमएफ की पोलैरिटी से क्या हो जाएगा, अपोजिट रहेगा। तभी पॉसिबल है कि उसके अंदर का करंट कम होगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, उसके बाद सारी चीजें कम हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब ये कम कैसे होगा, तो देखिए ये वाला जो मटेरियल है कि इसमें जो भी कुछ करंट आ रही है ना, ये सारी की सारी करंट क्या है ना, उसके लूप के फॉर्म में क्या करेंगे, क्योंकि ये जो मटेरियल होता है ना, बेसिकली देखा जाए तो ट्रांसफार्मर के केस में बताया जाए तो ऐसे इसके फॉर्म में होता है बेसिकली। अगर सपोज मैं ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो इसका मटेरियल देखिए इस तरीके से कुछ होता है ट्रांसफार्मर का, ऐसे स्टैंपिंग के फॉर्म में होता है बेसिकली। अगर देखा जाए तो आप देखो तो मतलब ऐसे स्टैंपिंग के फॉर्म में होता है, मतलब सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग से मटेरियल बना होता है। तो इस मटेरियल को अगर देखा जाए तो देखिए आप देख सकते हो कि ये एकदम ऐसे आप देख सकते हो कि ये जो मटेरियल है कि मतलब कि उसमें जो सिलिकॉन स्टील मतलब जो मटेरियल होती है स्टैंपिंग होती है, और उस स्टैंपिंग्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें क्या ना कि पूरे के पूरे से लूप लूप बनते जाएंगे डायरेक्टली। उसमें जब भी ऐसा कुछ करंट फ्लो होगा, एक्चुअली मैंने वहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो स्टैंपिंग बना होता है ना, इसको अगर देखा जाए ना, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टैंपिंग लगे होंगे। मतलब आप देख सकते हो कि एक ऐसा कुछ होगा इसके आगे, उसके बाद ऐसा कुछ होगा ऐसा, मतलब तो ऐसे जितने भी स्टैंपिंग बने होंगे ना, सारे के सारे स्टैंपिंग में ऐसा लूप में फ्लक्स घूमता रहेगा। सारे के सारे जो लूप्स बनेंगे उसमें जो लूप्स बनेंगे उन लूप में जो भी कुछ करंट होगा, दैट करंट विल प्रोड्यूस व्हाट, दैट करंट विल प्रोड्यूस द फ्लक्स। अब इन लूप में जितने भी करंट है, जितने भी लूप बनने वाले इसमें इस कॉइल पे, और सारे के सारे लूप जो बनेंगे, देखिए मैं उसमें बना दे रहा हूँ कि लूप बनेंगे। इन लूप्स में क्या हो जाएगा भाई, फ्लक्स क्या करेगा, घूमता रहेगा। फ्लक्स क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेटिंग फ्लक्स की वजह से क्या आ जाएगा, वो जो लूप में जो भी कुछ फ्लक्स आएगा उसकी वजह से क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी आएगा। ये क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी आएगा, और जो डी फाई बाई डी टी आ जाएगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, अब ये जो लूप है, अब ये जो भी कुछ लूप है इस मटेरियल के अंदर, जो भी कुछ लूप्स फॉर्म होने वाले हैं, जो भी कुछ स्टैंपिंग से उसके अंदर जो भी कुछ लूप्स फॉर्म होने वाले, उसमें से फ्लक्स क्या करने वाला है, फ्लक्स क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला, फ्लक्स क्या करने वाला है, घूमने वाला है। अब इस लूप को ऑब्वियसली कुछ तो रिलक्टेंस फील होगा, उसको कुछ तो रेजिस्टेंस फील होने वाला होगा डेफिनेटली। अब इसको अगर कुछ रिलक्टेंस फील होने वाला है, और उसमें मैंने बोला कि उस लूप में ये फ्लक्स और अपने इसमें घूम रहा है, फ्लक्स की वजह से डिफा बाई डी आ रहा है, डिफा बाई डी की वजह से ई आ रहा है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। इंड्यूस ईएमएफ को कुछ रेजिस्टेंस फील होने वाला है वहाँ पे। अगर उसको रेजिस्टेंस फील होगा तो उसमें से कुछ क्या आ जाएगा, एडी करंट आएगा। मतलब क्योंकि लूप जो हो रहा है उसको ही तुम एडी लूप बोलोगे, मतलब उसको जो फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स विल बी कॉल्ड एज एडी फ्लक्स। उस एडी फ्लक्स की वजह से एडी डिफा बाई डी आएगा। एडी डिफा बाई डी विल प्रोड्यूस एडी ईएमएफ। एडी ईएमएफ इज suffering from a resistance, because of which it will cause the flow of the current, and that current will be called as what, eddy current. That current will be called as what, eddy current. And that eddy current will produce the what, eddy current losses. That eddy current will produce the what, eddy current losses. तो यहाँ से क्या जाएंगे आपके पास, एडी करंट लॉसेस। सर एडी करंट लॉसेस कैसे आने वाले हैं, अरे भाई एडी करंट लॉसेस कैसे आएंगे, मुझे एक बात बोलिए, जो लूप में जो आपका फ्लक्स घूम रहा है ना, उस लूप में जो उस फ्लक्स को जो भी कुछ रेजिस्टेंस फील होने वाला है, दैट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय दिस एडी करंट का स्क्वायर, दैट विल बी व्हाट, एडी करंट लॉसेस, दैट विल बी व्हाट, एडी करंट लॉसेस। समझ में आ रही इतनी बात। सर अगर अपन ऐसा लिखे तो एडी करंट का जो फॉर्मूला है, पहले मैं उसको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इस एडी करंट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। एडी करंट का जो फॉर्मूला का बेटा होगा आपके पास, PE इज इक्वल्स टू KE मल्टीप्लाई बाय BM स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एडी करंट लॉस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एडी करंट लॉस। ठीक है, जैसे मैंने उस टाइम पे लिख के आपको बताया था हिस्टैरिसीस लॉस के लिए, सिमिलरली वहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस में क्या लिखा था मैंने, PH इज इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाई बाय BM रेज टू X मल्टीप्लाई बाय F मल्टीप्लाई बाय V। इस तरीके से यहाँ पे KE क्या होगा, यहाँ पे जो था दिस वाज हिस्टैरिसीस कांस्टेंट, सो दिस विल बी एडी करंट कांस्टेंट, एडी करंट कांस्टेंट। ठीक है, BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F इज, सभी को मैं लिख देता हूं कि सभी का मतलब क्या है उस तरीके से, सॉरी, दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F is supply frequency, then T is what, thickness of lamination, and V is what, volume of the core। इस तरीके से तो आपको एक बात पता चलेगी कि जैसे मैंने BM में उसको BM को मैंने किस तरीके से रिप्लेस किया था इसके पहले इसमें कि E by F से या V by F से मैंने रिप्लेस किया था। सिमिलरली दिस BM कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, इट कैन आल्सो बी रिटन एज V by F। तो इसके फॉर्मूले में अगर मैं उसका वैल्यू पुट कर दूं तो PE इज इक्वल्स टू
के ई मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी। तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम के ई मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर मल्टीप्लाई वी मतलब ये सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर है। एक्चुअली आप लोग उसको वी, ये वी और ए वी इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। और इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ, दिस इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ द कोर। तो आपको एक बात पता चली कि जो एडी करंट लॉसेस होते हैं, दीज लॉसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दीज लॉसेस आर व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी के एक भी टर्म नहीं आ रही है, आप देख सकते हो उसको, ठीक है, इस तरीके से। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर थिकनेस ऑफ लैमिनेशन का क्या सवाल है इसमें, और इसका क्या रोल है इसमें। वॉल्यूम ऑफ द कोर हो तो ठीक है कि मतलब ठीक है कि वॉल्यूम उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में से वो फ्लो होने वाला आपका फ्लक्स हो तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये थिकनेस ऑफ लैमिनेशन क्या होने वाला है, मुझे एक बात बोलो कोर जो होगी, कोर में अगर लॉसेस हो रहे हैं इसका मतलब क्या, एनर्जी उसमें लॉस हो रही है, इसका मतलब क्या है, लॉसेस हो रहे हैं, इसका मतलब आप उसको क्या बोलोगे, पावर लॉस हो रही है। पावर लॉस हो रही है इसका मतलब आप उसमें क्या बोलोगे, सर इसमें ना हीटिंग हो रही है। सिंपल आइडिया अगर मैं बोलूँ तो क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके मटेरियल या उसका मोटर या कुछ भी ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इंस्ट्रूमेंट है कुछ भी हीट होना किसी को पसंद नहीं है। अब इसमें एडी करंट लॉसेस की वजह से जो हीटिंग आ रही है, अब इस हीटिंग के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो हीटिंग अपन नहीं चाहते कि होना चाहिए। अगर हीटिंग नहीं होना चाहिए तो एडी करंट लॉस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर अपन को हीटिंग, अगर सपोज इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर में अगर अपन को हीटिंग को रिड्यूस करना होगा, किसको हीटिंग को अगर रिड्यूस करना होगा, क्या हीटिंग अगर अपन रिड्यूस करना चाहते हैं तो हीटिंग को रिड्यूस करने के लिए जो आई स्क्वायर आर लॉसेस आने वाले उसको क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर अपन को करंट को रिड्यूस करना है, करंट को क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो करंट को रिड्यूस करने के लिए किसको रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो करंट आ रहा था, करंट किसकी वजह से आ रहा था, ये ई की वजह से आ रहा था। ई किसकी वजह से आ रहा था, डिफाई बाय डी की वजह से। डिफाई बाय डी किसकी वजह से आ रहा था, फाई की वजह से आ रहा था। किसकी वजह से आ रहा था, फाई की वजह से। और फाई किसकी वजह से आ रहा था, लूप की वजह से आ रहा था। किसकी वजह से आ रहा था, लूप की वजह से आ रहा था। अब देखना थोड़ा अच्छे से देखना इसको। सपोज अगर मैं लूप का रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दूं, लूप का क्या है ना रेजिस्टेंस अगर मैं बढ़ा दूं, लूप का रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से क्या हो जाएगा ना, फ्लक्स कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा। फ्लक्स अगर कम होगा तो कौन कम हो जाएगा, डिफाई बाय dt कम हो जाएगा। डिफाई बाय dt के कम होने की वजह से कौन कम हो जाएगा, ई कम हो जाएगा। ई के कम होने से कौन कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने से क्या कम हो जाएगा, आई स्क्वायर आर लॉस कम हो जाएगा। आई स्क्वायर आर लॉस कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, एडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। लेकिन सर ये लूप का रेजिस्टेंस बढ़ाए कैसे, लूप का रेजिस्टेंस बढ़ाए कैसे। मुझे एक बात बोलो, जो मैंने बोला था आपको कि ये वाला जो आपके पास जो भी कुछ लूप उसमें फॉर्म होने वाला है, जो भी सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग है कि जिसमें से आपका फ्लक्स लूप के फॉर्म में घूमने वाला है। सपोज अगर मेरे पास एक सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग है, ऐसे सपोज अगर मेरे पास एक कोई स्टैंपिंग्स है, ठीक है, इसमें एक स्टैंपिंग है, दूसरा स्टैंपिंग है, तीसरा, ये तो बहुत क्लोजली रखे होते हैं, बहुत क्लोजली रखे होते हैं एक्चुअली उसको देखा जाए तो। लेकिन सपोज अगर कुछ कारण की इसमें से लीक हो रहा है, इसमें से लीक हो रहा है, जो मैंने एक स्टैंपिंग यूज करी है, इस स्टैंपिंग को अगर सपोज मैं आगे और पीछे से अगर सपोज मैंने उसको लैमिनेट कर दिया, क्या क्या मैंने इसको लैमिनेट कर दिया, लैमिनेट करने की वजह से क्या होगा ना, उसका जो रेजिस्टेंस होगा कि ज्यादा हो जाएगा। लैमिनेट करने की वजह से रेजिस्टेंस कैसे होगा, अरे भाई एक पर्टिकुलर उसको मैं डायरेक्टली वार्निश मैं कह सकता हूँ क्या, एक छोटा सा मटेरियल मैं उसमें डायरेक्टली ऐसा रख दूँ कि उसके पाथ को कंप्लीट ना होने दे डायरेक्टली। सिंपल आइडिया। क्योंकि अगर सपोज मैं एक बात करूं कि मेरे पास एक कैसा सपोज जो सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल है, नॉर्मल फ्रेश मटेरियल है, आयरन मटेरियल की, जो मतलब जिसमें से करंट पास हो सकती है, आयरन मटेरियल से करंट पास होती है नहीं होती है, दूर का भाग है, मतलब उसको ज़्यादा डिस्कस करने वाले फिलहाल मुझे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस इतना बताना कि अगर सपोज एक ऐसा कुछ मटेरियल की जिसमें से करंट आराम से फ्लो हो सकती है, उसको अगर आपने ओपन रख दिया तो उसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से करंट फ्लो होगी। लेकिन सपोज अगर मैंने उसको आगे और पीछे से कुछ ऐसा मैंने उसको लैमिनेट कर दिया, लैमिनेट करने की वजह से उसमें से करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई उसका पाथ ही कंप्लीट नहीं होगा। पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो मुझे एक बात बोलो, पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें से करंट आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखना इसमें क्या होगा। अब ये जो लूप है ना, लूप का रेजिस्टेंस बढ़ाना मतलब क्या, लूप का रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाओगे आप, लूप का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए उसके पाथ को कट करना पड़ेगा। कट कर दिया या उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें अप्लाई करना होगा तो लैमिनेट कर दीजिएगा, उसको वार्निश लगा दीजिएगा। और लैमिनेट करने की वजह से क्या हो जाएगा ना, उसका जो थिकनेस होगी ना, थिकनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी तो उसमें से अभी जो फ्लक्स पास होगा ना, अगर सपोज इसके पहले बहुत ज़्यादा पास होगा, अब बहुत ही कम फ्लक्स पास होगा। बहुत कम फ्लक्स पास होने की वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, डिफाई बाय dt कम हो जाएगा। डिफाई बाय dt के कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ई कम हो जाएगा। ई कम होने की वजह से क्या कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, एडी करंट कम हो जाएगा। एडी करंट कम होने की वजह से एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगी। इतना समझ में आ रहा है आपको।
को समझ में आ रही बात? तो ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि जो लैमिनेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं अपन, एडी करंट क्यों प्रोवाइड करते हैं अपन, बस लैमिनेशन इस बात के लिए कि उसका लूप कंप्लीट ना हो, इस बात के लिए अपन क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं। वो पूछेगा बट डेफिनेटली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एडी करंट लॉसेस को आपको रिमूव करना है, तो क्या अल्टीमेटली अपन उसको थिकनेस इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसका लूप कंप्लीट ना हो, अल्टीमेटली इसका मतलब यही होता है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं अपन, क्या बढ़ाना चाहते हैं, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं करंट का, ठीक है। करंट का रेजिस्टेंस मतलब करंट को अगर रेजिस्टेंस ज्यादा फील हो रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, करंट का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो अल्टीमेटली क्या है ना, हीटिंग कम हो जाएगी, लॉसेस कम हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें एक और बात आती है कि जो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो दैट इज नथिंग बट व्हाट, मुझे एक बात बोलेगा, करंट और कंडक्टिविटी, ठीक है, एडी करंट लॉसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडी करंट लॉसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कोर कंडक्टिविटी। जो कोर होती है आपके पास वो अगर ज्यादा हाईली कंडक्टिव मटेरियल से बनी होगी, क्या बोल रहा हूं मैं, कोर अगर हाईली कंडक्टिव मटेरियल से बनी होगी तो उसमें हाई करंट फ्लो होगा, बिल्कुल दैट इज व्हाट, उसमें हाई करंट फ्लो होगा। एंड इफ अगर ये ऐसा मैं लिख सकता हूं कोर कंडक्टिविटी, इट कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दिस, कोर रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगर मैं कोर की रेजिस्टिविटी बढ़ा दूं तो एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कोर की रेजिस्टिविटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, कोर की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कोर की क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर कोर की कंडक्टिविटी अगर आपको कम करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कोर जिस मेटल से बनी होती है आपके पास, CrGO, कोर किससे बनी होती है आपके पास, ये जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो कोर बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ CrGO मटेरियल। CrGO मींस नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। CrGO स्टील से बनी होती है आपके पास कोर, ठीक है, कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से बनी होती है आपकी कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है। और उसमें क्या होता है ना, अपन सिलिकॉन को ऐड करते हैं, अपन क्या करते हैं, सिलिकॉन को ऐड करते हैं उसमें, सिलिकॉन को बस इसके लिए ऐड किया जाता है सो दैट वी कैन इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कोर, सो दैट व्हाट, वी कैन इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कोर। अल्टीमेटली बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ द कोर वी आर गोइंग टू रिड्यूस द कंडक्टिविटी ऑफ द कोर, बाय रिड्यूसिंग द कंडक्टिविटी ऑफ दिस कोर वी कैन रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, वी कैन रिड्यूस व्हाट, एडी करंट लॉसेस। तो आपको पता होना चाहिए कि CrGO मटेरियल में अपन सिलिकॉन ऐड करते हैं तो सिलिकॉन स्टील अपन बोलते हैं ना उसको, सिलिकॉन स्टील से आपकी कोर बनी होती है, उसमें सिलिकॉन ऐड किया जाता है। सिलिकॉन स्टील इज एडेड इनटू द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी हैव टू इंक्रीज द कोर रेजिस्टिविटी, वी हैव टू इंक्रीज द व्हाट, कोर रेजिस्टिविटी। कोर रेजिस्टिविटी बढ़ाने की वजह से क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ बहुत अच्छे से अभी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है।